हेलो यूपीएससी वालों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम पढ़ते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है। यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, ठीक है, जो बात करता है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है जो आपको 9th में भी मिलेगा, 10th की क्लास की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसमें भी मिलेगा। और अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो पता होना चाहिए आपको कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप है और कहाँ पे कोल माइंस है, कहाँ पे अलग अलग जो है मिनरल फील्ड्स हैं और क्या चीज़ें अफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन में, कि इंडस्ट्री किस जगह पे होनी चाहिए, क्या फैक्टर हैं ऐसे जो उसको अफेक्ट करते हैं। फिर हम जब इंडस्ट्रीज़ का नाम रखते हैं अलग अलग तो वो किस बेस पे रखा जाता है वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी है। अब एक स्टोरी से शुरुआत हो रही है इसकी कि अगर आप जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो भी और ऐसे तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नोटबुक है, जो हमारा पेपर है, वो कहाँ से आता है, वो कैसे बनता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले क्या होता है कि पेड़ जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, उनको काटा जाता है। फिर काटने के बाद में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वुड पल्प में, मतलब पल्प मिल जो होती है वहाँ पे, तो उसका जो है वुड का क्या बनाया जाता है, पल्प बनाया जाता है, ठीक है। पल्प मिल में उसका जो है वुड पल्प बनाया जाता है। फिर वुड पल्प को बहुत सारे केमिकल्स के साथ में मिक्स करके फिर उसको चेंज किया जाता है पेपर में मशीन के द्वारा। फिर उस पेपर को फिर से उसके ऊपर इंक जो है उसका प्रेस करके प्रिंट किया जाता है, लाइंस प्रिंट की जाती है और उन सारे पेजेस को एक साथ मिला के उसकी एक पूरी बुक बना दी जाती है, ठीक है। ये सिंपल सी प्रोसेस थी जो पता होनी चाहिए एज अ जनरल नॉलेज। स्टार्टिंग होती है चैप्टर की यहाँ से कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है सारी, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है वो सारी रिलेटेड है इंडस्ट्रीज से। किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है सारी एक्टिविटी। अब पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि 3 तरीके की एक्टिविटीज़ जो है हमारे पास में होती है। पहली जो होती है वो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें नेचर से रिलेटेड चीज़ों का काम होता है। दूसरी जो एक्टिविटी होती है वो होती है सेकेंडरी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम होता है। तीसरी जो होती है वो होती है आपकी एक्टिविटी टर्शरी एक्टिविटी, जिसमें सर्विस से रिलेटेड काम होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, जो कि आती है सेकेंडरी एक्टिविटी में। इस दुनिया में जो भी पर्सन होगा ना वो इन तीनों में से किसी एक एक्टिविटी में जो है वो काम कर रहा होगा। अब सॉरी तो मैं अगर यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी बर्ड की, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या है, 3 एक्टिविटी होती है वहाँ पे। लोग जो भी काम कर रहे हैं वो 3 एक्टिविटी कर रहे होंगे, या तो प्राइमरी में कर रहे होंगे, नेचर से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, दूसरा या तो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो सेकेंडरी एक्टिविटी में, और तीसरा या तो वो सर्विस में काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। देखो इस एक्टिविटी में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को बनाया जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है प्रोडक्ट में और उसकी वैल्यू को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है जब वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे कि मान लो नेचर से मुझे मिला आयरन ओर, मतलब मैंने धरती है, ये मेरे पास में अर्थ है, अर्थ में से मैंने निकाला आयरन ओर। अब ओर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, इस वजह से आयरन ओर कहा जा रहा है। मैंने उसको अर्थ में से एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके नेचर से मिला वो मुझे डेफिनेटली। अब रॉ मटेरियल है वो आयरन ओर, उसको मैं ले गई इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में ले जाके मैंने क्या किया, उसकी इम्प्योरिटी को क्लीन किया। इम्प्योरिटीज़ जो थी उसकी जितनी भी वो हटाई मैंने, और हटाने के बाद में मैंने उसका कुछ भी बनाया। जैसे मैंने उसका कुछ भी चीज़ मैंने उसे बनाई लोहे से, ठीक है। तो ये सारी उसको मैंने किसी प्रोडक्ट में चेंज किया रॉ मटेरियल से, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाता है। मेरे पास में सिल्क मिलता है, मुझे सिल्क से मैं सिल्क की साड़ी बनाती हूँ, सिल्क के क्लोथ बनाती हूँ, वो इसमें आता है। मैं कॉटन लेती हूँ नेचर से और कॉटन से मैं क्लोथ बनाती हूँ, तो वो सारी आती है सेकेंडरी एक्टिविटी में। अगर मैं लेती हूँ वुड, वुड से मैं पेपर बनाती हूँ, मैं ये फर्नीचर बनाती हूँ, तो सारी आएंगी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटी को आप मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात याद रखना, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, बस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी चीज़ की वो आती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में। अब इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन दी गई है। अब यूपीएससी तुमसे इंडस्ट्री की डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री उसे कहते हैं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डेफिनेटली ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 होती है और ये कौन सी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। चलो, इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, डेफिनेटली। इसमें चीज़ों को निकाला जाता है, मिनरल्स जो होते हैं अर्थ में से निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर उनको प्रोडक्ट में बदला जाता है, डेफिनेटली होता है ऐसा। और सर्विस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, सर्विस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। क्या है, इंडस्ट्री की बात हो रही है। इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन, ठीक है। कोल माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग मतलब एक्सट्रैक्शन हो रहा है, क्या निकाला जा रहा है, कोल निकाला जा रहा है, कहाँ से, अर्थ में से निकाला जा रहा है, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री होती है जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, याद रखना। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इंडस्ट्री को हम किस किस तरीके से डिवाइड करते हैं। मेनली इंडस्ट्रीज़ को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के बेस पे, साइज़ के बेस पे और ओनरशिप के बेस पे। रॉ मटेरियल का मतलब है कि उस इंडस्ट्री में कहाँ से चीज़ें आ रही है, चीज़ें मतलब कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसके बेस पे मैंने क्लासीफाई कर दिया, ये दूसरी इंडस्ट्री होगी, ठीक है। एक इंडस्ट्री होगी साइज़, कि वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, वो छोटी सी है या बड़ी इंडस्ट्री है वो, ठीक है, तो ये हो गई साइज़। फिर ओनरशिप के बेस पे भी बताऊंगी कि इंडस्ट्री जो है वो किसी एक पर्सन की है, इंडिविजुअल की है, या पब्लिक की है, स्टेट की है, या दोनों प्राइवेट पब्लिक दोनों की मिलके चला रहे हैं वो इंडस्ट्री को, तो ओनरशिप के बेस पे मैं क्लासीफाई करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रॉ मटेरियल के बेस पे अगर मैं इंडस्ट्री को क्लासीफाई करूँ तो मेनली 4 इंडस्ट्रीज़ इसमें आती है। रॉ मटेरियल कि यहाँ का सामान कहाँ से आ रहा है, हम मेनली इंडस्ट्री का काम तो यही है कि वो प्रोडक्ट बनाएगी, कुछ भी बनाएगी तो बनाएगी प्रोडक्ट ही, बट उसके रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो 4 टाइप की होती है अगर रॉ मटेरियल के बेस पे क्लासीफाई करूँ तो। पहली होती है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब है कि एग्रो से समझ में आ रहा है नेचर। अब नेचर में आते हैं प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, और इनसे चीज़ें ली जाएंगी। एनिमल से क्या मिलेगा, हमें मिल्क मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो सारे मिलेंगे कहाँ से, एनिमल से। तो एनिमल से लिया मैंने, उसको मैन्युफैक्चर किया और फिर मैन्युफैक्चर करा और प्रोडक्ट बनाया, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अब प्लांट से मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्लांट से मिल सकता है कॉटन, मुझे प्लांट से मिल सकता है फूड। फूड मतलब कि अलग अलग मेरे पास में अनाज आ सकते हैं, वीट आ सकता है, राइस आ सकता है, ये प्लांट से ही तो आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका जब प्रोडक्ट बनेगा कुछ भी, तो वो आएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, ठीक है, वो प्लांट से हो या एनिमल से हो। जैसे कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री भले ही आइसक्रीम बना रही है तो वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएगी, ठीक है। अब वेजिटेबल ऑयल है, सोयाबीन का तेल है वगैरह, सनफ्लावर का है, वॉट एवर जो भी है, तो वो सारी जो है वो भी एग्रो बेस्ड में आएंगी। कॉटन टेक्सटाइल, कोई भी टेक्सटाइल हो वो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएंगी। डेयरी प्रोडक्ट आ रहे हैं, कहाँ से आएंगे, एनिमल से आएंगे डेफिनेटली, तो ये एग्रो बेस्ड में आएगी। लेदर इंडस्ट्री, अब लेदर कहाँ से आ रहा है, वो भी एनिमल से आ रहा है, तो ये भी कहीं में आएंगी, आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल थे ये, तो बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकती है एग्रो बेस्ड जो कि नेचर से आ रहा है। नेचर से क्या, प्लांट से मिल रहा है या एनिमल से मिल रहा है हमें क्या, रॉ मटेरियल। अब मिनरल बेस्ड की बात करती हूँ मैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो यूज़ करती है, इसका भी नेचर से आएगा प्रोडक्ट तो, बट क्या आएंगे, मिनरल्स, इसमें आएंगे मिनरल्स, सिर्फ मिनरल्स आएंगे, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। मिनरल्स आएंगे मतलब कि मैंने बताया था आयरन ओर, वो क्या है, एक मिनरल है। जितने ने भी मिनरल है ना, अगर उससे रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हो रहा होगा डेफिनेटली। वो आयरन हो सकता है, वो लोहा है, कॉपर है, वॉट एवर, वो स्टील है, कुछ भी है, तो वो मिनरल है डेफिनेटली, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। जैसे कि बिल्डिंग बनाने का काम, बिल्डिंग के मटेरियल जैसे कि लोहा हो गया, वो सारी चीज़ें। फिर मशीनरी का काम आता है, मशीनरी में क्या, स्टील लगता है, आपका कॉपर लगता है और आपके जो आयरन लगता है, ये सारे मिनरल्स तो हैं, ठीक है। अगर रेलवे कोचेस बिछाए जा रहे हैं तो उसमें भी आयरन और स्टील का ही काम होगा, तो उसमें भी ये आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आती है, ठीक है। तो बस सिंपल सी मिनरल बेस्ड है तो मिनरल का यूज़ होगा डेफिनेटली एज अ रॉ मटेरियल। अब मरीन बेस्ड, तो मरीन से समझ जाओ मतलब कि सी या ओशियन, वाटर से रिलेटेड है। अब वाटर में क्या रहता है, पानी में रहती है मछली, फिश,
तो सी फूड, ठीक है, सी फूड जो होगा वो इस इंडस्ट्री में आएगा। सी फूड के अलावा फ़िश का ऑयल भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भी इस इंडस्ट्री में आता है। मरीन बेस्ड, अब मरीन बेस्ड सिंपल सी बात है, जो सी या ओशन से रिलेटेड चीज़ों एज ए रॉ मटेरियल लिया जाता है जहाँ पे, उसे मरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे फ़िश ली जाती है, फ़िश का ऑयल बनाया जाता है, वट एवर एज सी फूड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में सारी चीज़ें फॉरेस्ट से आएंगी। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट से आएगा। तो फॉरेस्ट में क्या क्या आता है? आपका रबर आता है, आपका गम, ठीक है, वहाँ से आता है। फर्नीचर मतलब वुड जो है वहाँ से आता है, ट्रीज़ बहुत सारे होते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल आ रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड हो गई बस। जैसे कि आपके एग्जांपल के लिए पेपर इंडस्ट्री बोल दो, फार्मास्यूटिकल। अब फार्मास्यूटिकल क्यों कहा गया है? मतलब मेडिसिन भी तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो हमारी मेडिसिन बनाने में काम आते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। तो उनको भी यूज़ किया जाता है तो फार्मास्यूटिकल, क्योंकि ये मेडिकल प्लांट कहाँ पे है? फॉरेस्ट में है, तो इस वजह से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आएंगे। फर्नीचर कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से मिल रहा है, ज़्यादा ट्री है वहाँ से काटे जाएंगे और उनके फर्नीचर बनाए जाएंगे, तो ये फॉरेस्ट बेस्ड में आएगा। बिल्डिंग्स में आपके जो है जो भी चीज़ें लगती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ वुड लगता है या दूसरी चीज़ें, तो वो सारी आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आता है। जहाँ से रॉ मटेरियल के बेस पे मेरे पास में 4 इंडस्ट्री हैं। एग्रो बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, आपकी मरीन बेस्ड है और फॉरेस्ट बेस्ड है, ठीक है, जहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके बेस पे। अब साइज़ की बात करूँ तो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है इंडस्ट्री, साइज़ जो है वो बताता है कि उस इंडस्ट्री में कितना कैपिटल इन्वेस्ट है। अब कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा भी हो सकता है और आपके जो मशीन्स होती है ना वो भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मशीन्स जो प्रोसेस करेगी, जो बनाएंगी, वो मशीन्स भी हो सकती हैं। कैपिटल पैसा भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, जितने लोग हैं वहाँ पे कितने काम करें, ज़्यादा काम करें तो बड़ी कैपिटल, बड़ी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। और वॉल्यूम के हिसाब से भी कि कितना बना रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो साइज़ में सारी चीज़ें आएंगी। साइज़ में क्या क्या आएगा? कैपिटल भी आएगा, लेबर भी आएगा, लेबर मतलब लोग भी आएंगे, और प्रोडक्शन भी आएगा, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसके बेस पे साइज़ पे 2 इंडस्ट्री होती है, मेनली 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है। साइज़ के बेस पे अगर बात करूँ तो स्मॉल स्केल होती है और लार्ज स्केल होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है ना वो छोटी होती है। छोटी मतलब कम कैपिटल लगा होगा, कम लोग एम्प्लॉय होंगे और जो वॉल्यूम प्रोडक्शन हो रहा होगा वो भी कम हो रहा होगा, ठीक है। लार्ज स्केल का मतलब क्या है? ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा कैपिटल होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो लार्ज स्केल हो गई। सिंपल सी बात है बस। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्मॉल स्केल का एग्जाम्पल है कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे लोग जो होते हैं ना आर्टिसन, वो खुद बनाते हैं। जैसे वो वीविंग का काम करेंगे, वो स्पिनिंग का, सारी चीज़ें वो हाथ से बनाएंगे। पोट्री, जो घड़े मटके बनाए जाते हैं ना मिट्टी के, वो सारी चीज़ें, ये छोटी इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग अपने हाथों से बनाए जा रहे हैं। कुछ भी सामान अपने हाथों से बना रहे हैं, आर्टिसंस जो है लोग हैं, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो कम कैपिटल यूज़ करती है और टेक्नोलॉजी भी कम होती है लार्ज स्केल के कम। डेफिनेटली यार कि अगर मैं ज़्यादा सामान बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा लोग लगेंगे, और अगर ज़्यादा लोगों से काम नहीं हो रहा तो मुझे मशीन भी चाहिए होंगी, टेक्नोलॉजी भी चाहिए होंगी उस सामान को बनाने के लिए। तो इस वजह से मेरी इंडस्ट्री भी बड़ी होगी डेफिनेटली। अगर मैं थोड़ा सा घर का काम कर रही हूँ और थोड़े से लोग मिला के काम चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो वो स्मॉल स्केल होगी ना, बस ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब अगर बड़ी, इसका मतलब कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल के लिए अगर ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, हेवी मशीन बनाई जा रही है, तो वो सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती हैं जहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हमने देख लिया है 2 टाइप की इंडस्ट्री को हमने क्लासीफाई किया है। एक तो हमने क्लासीफाई किया है कि रॉ मटेरियल के बेस पे, कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो मरीन से तो नहीं आ रहा है, वो फॉरेस्ट से तो नहीं आ रहा है, वो एग्रीकल्चर से तो नहीं आ रहा है, या फिर फॉरेस्ट से तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें देखी हमारे एग्रो बेस्ड में, रॉ मटेरियल के बेस पे। अब साइज़ के बेस पे भी हमने देखा है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दूसरा ओनरशिप के बेस पे आता है, वो इंडस्ट्री कौन चला रहा है, ठीक है, वो इंडस्ट्री कौन चला रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है जो इंसान खुद, मतलब एक इंडिविजुअल है, जैसे मान लेती हूँ मैं खुद एक इंडिविजुअल हूँ,
अकेली, ठीक है, या मैंने कुछ ग्रुप बना लिए मेरे फ्रेंड्स के और उनके साथ में मैंने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मेरे खुद का ही है, वो इंडिविजुअल है, किसी एक पर्सन के लिए कोई चला रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होगी, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जो काम गवर्नमेंट के हाथ में ना गवर्नमेंट इंडस्ट्री होती है, सब गवर्नमेंट के पास में इंडस्ट्रीज होती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री चलाती है, और जब गवर्नमेंट इंडस्ट्री चलाती है तो उन्हें कहा जाता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब कोई इंडिविजुअल चला रहा है, ठीक है। एग्जांपल के लिए लिया जाए तो पब्लिक सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री आती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडस्ट्री का नाम है ये, ठीक है, याद रखना। और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये भी कंपनी है जो कि कौन चलाता है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट चलाती है, चलो ठीक है। अब जॉइंट सेक्टर में क्या आता है, जॉइंट सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके चलाते हैं, कोई एक इंडिविजुअल आ गया, ठीक है, और उसने गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उनके पब्लिक के साथ में मिल लिया, मिल गए दोनों, और दोनों जो है एक कंपनी को रन कर रहे हैं, इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, तो वो जॉइंट में, जॉइंट सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो आपका जॉइंट सेक्टर में आता है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब क्या है कि वो चलाई जा रही है किसी ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों, मतलब जो सामान खरीद रहा है और जो सामान बेच रहा है वो दोनों मिलके ही उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, कि मैं रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हूँ, मान लेते हैं मैं रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हूँ सिल्क का, है ना, सिल्क में सप्लाई कर रही हूँ इंडस्ट्री में, ठीक है, और फिर मेरे ही वर्कर्स जो हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी ही वो इंडस्ट्री है, ठीक है। कोऑपरेटिव बहुत सारे लोग एक साथ मिल गए, और जो खरीदेगा ना, मैंने किसी एक बंदे को फिक्स कर रखा है, वो मुझसे सामान खरीदता है, ठीक है, तो वो सारा जो लोग मिल गए ये तो क्या हो गया, कोऑपरेटिव हो गया है। कोऑपरेटिव सेक्टर कि कोई ओन ऑपरेटेड किया जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है, और सप्लायर के द्वारा, रॉ मटेरियल का जो सप्लाई कर रहा है वो भी चला रहा है, और जो उसको ऑपरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सामान को, वो भी चला रहा है, वर्कर्स भी चला रहे हैं, ठीक है, सब मिल के काम कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर है। बस जॉइंट सेक्टर पब्लिक प्राइवेट मिल के चला रहे हैं, पब्लिक सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चला रहे हैं, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, ये दोनों एग्जांपल है इसके। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। क्या है लोकेशन का मतलब, कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बेस पे जो है मैं क्या करूँगी, इंडस्ट्रीज़ को चलाऊँगी, ठीक है। तो इसमें आता है आपका मार्केट देखना पड़ेगा कि मैं जहाँ पे इंडस्ट्री लगा रही हूँ वहाँ पे मार्केट है कि नहीं। मैंने बना लिया, कुछ भी प्रोड्यूस कर लिया, मार्केट ही नहीं है तो फिर क्या बेचूंगी मैं, ये भी तो फैक्टर है, देखना पड़ेगा मुझे कि ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाऊं जहाँ पे मार्केट अवेलेबल हो, ठीक है। फिर एक कैपिटल होती है कि मुझे सामान आसानी से मिल जाए, भाई मुझे सामान ही नहीं मिलेगा तो मैं इंडस्ट्री कैसे रन कर पाऊंगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी होना चाहिए मेरे पास में, कैपिटल भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब लेबर, अब काम करने वाले ही नहीं है, मान लो मुझे अच्छा मार्केट भी मिल गया, मुझे कैपिटल सामान भी मिल गया, अब काम करने वाले लोग ही नहीं है तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी, ठीक है। तो लेबर भी चाहिए, ज़रूरी है। रॉ मटेरियल अब मैंने क्या कर लिया, लोगों को भी बुला लिया, ठीक है, लोग भी आ गए, लेबर भी आ गया मेरे पास में, कैपिटल भी आ गया, मतलब पैसा भी है, मशीन भी है अच्छा खासा, और मार्केट भी है, लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं है। मान लो मुझे सिल्क की साड़ी बनानी है लेकिन मेरे पास में सिल्क ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगी, ठीक है। तो फिर रॉ मटेरियल भी ज़रूरी है इंडस्ट्री मतलब लगाने के लिए। दूसरा पावर चाहिए, पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे बनाओगे यार, तुम्हारे पास में सारी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट सब है, लेकिन पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। लैंड अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, जगह ही नहीं होगी तो फिर इंडस्ट्री लगाओगे कहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, कि मान लो मैंने कोई इंडस्ट्री लगाई ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लोग वहाँ से मतलब रास्ता बहुत ख़राब है, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो नहीं सकता है, मार्केट बहुत दूर है, तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सारी चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट हो जाती
है। रॉ मटेरियल भी चाहिए मुझे, सामान भी चाहिए जो भी मुझे बनाना है वो, लेबर भी चाहिए, काम करने वाले लोग भी, कैपिटल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, और मार्केट भी चाहिए कि मार्केट भी होना चाहिए उसका बेचने। मैंने कुछ भी बना तो लिया, अब उसको खरीदने वाला कोई है नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगी उस सामान का ठीक है। पावर भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी, लैंड जगह भी होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अब इन सब के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होती है गवर्नमेंट की, जो पॉलिसीज़ होती है ना, कि गवर्नमेंट अगर चाहती है अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना, तो इंडस्ट्रीज़ को बुलावा देती है। मतलब बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल होते हैं, लोग होते हैं, कंपनीज़ होती है, उनको जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती है ताकि उनके लिए ईजी हो जाए काम करना, ठीक है। कोई भी जगह पे अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा ज़्यादा अगर तुम इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो हर चीज़ जो है वो महंगी है, तो कौन लगाएगा यार इंडस्ट्री ऐसी जगह पे। हर कोई चाहता है कि मैं कम पैसे में कोई भी चीज़ बनाऊँ और उसको ज़्यादा मैं सेल करूँ, ठीक है। गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री वहाँ पे आए और उस एरिया का डेवलपमेंट हो। तो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि सब्सिडाइज्ड पावर रेट कम कर देगी वो, फिर लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है ना, उसे कम कर देगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, इन सब की चीज़ें जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, इंसेंटिव देती है, वो कुछ जैसे हमें भी तो देती है, आम लोगों को भी तो कुछ चीज़ें जो है वो कम पैसे में अवेलेबल करवाती है, जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट चाहती है अगर कि उस एरिया का डेवलपमेंट हो, तो वो इंडस्ट्री के लिए ऐसी कुछ चीज़ें बनाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं, ताकि वो आसानी से वहाँ पे सेटअप हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, उसकी वजह से हमेशा डेवलपमेंट होता है और सिटीज़ और टाउन का ग्रोथ होता है। जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और उस ओवरऑल एरिया का डेवलपमेंट होगा, देश का जो है जीडीपी बढ़ेगा डेफिनेटली। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, बाहर जाएगा सामान, एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, तो हमारा कंट्री डेवलप होगा, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है सिटी और टाउन की। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? अरे सिंपल सी बात है यार, तीन चीज़ें जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब तो तुम्हें सपने में भी ये याद हो गया होगा, सपने में भी तुम्हें ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर याद आएगा, देखना। इसमें प्राइमरी में क्या होता है, चीज़ें होती हैं इनपुट की तरह। मतलब क्या आता है यहाँ से, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को मैं बोलती हूँ इनपुट। ये पूरा कंप्यूटर मान लो, ये इंडस्ट्री जो है ना, ये पूरा कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में इनपुट होता है, मैं कुछ उसे इंस्ट्रक्शन देती हूँ, फिर वो प्रोसेसिंग करता है, मुझे आउटपुट देता है। इसी तरह इंडस्ट्री में भी ये होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब मैं रॉ मटेरियल देती हूँ एज अ इनपुट, ठीक है, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल दे दूँ इनपुट की तरह, फिर वो प्रोसेसिंग करता है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री में वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग करके फिर वो पूरा बना देता है, प्रोड्यूस कर देता है, आउटपुट निकाल देता है, और आउटपुट को मैं सेल कर देती हूँ टर्शियरी सेक्टर में। बस इतनी तरह से सिस्टम जो है वो इंडस्ट्रियल का एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट, बस पूरी चीज़ें यहीं पे लिखी हुई हैं। कुछ खास तुम्हें इसमें परेशानी होनी नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री सेटअप है, और मतलब कितनी ज़्यादा है, देखते हैं। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ होती है ना, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन अगर मैं बोलूँ पूरे दुनिया के, तो वो आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, अब मैं तुम्हें इसका मैप, यार इसमें मैप बनेगा नहीं ढंग से, बट समझ लो कि नॉर्थ अमेरिका तो तुमने देखा होगा। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे थोड़ा अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका के ऊपर यूरोप आ जाता है, और हम यहाँ पे इंडिया पे पूरा जो हमारा एशिया आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला जो एरिया होगा, वहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियल रीजन है। फिर वेस्ट और सेंट्रल यूरोप, ये जो वेस्ट वाला ऊपर वाला एरिया है, यूरोप और भी ऊपर है, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप है। फिर ईस्टर्न एशिया, ये जो आपका एशिया है, यहाँ का ईस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो देखो अच्छा हुआ मैप दे दिया इन्होंने। ये जितना भी काला काला एरिया दिख रहा है ना तुम्हें, ब्लैक ब्लैक, वो सारा इंडस्ट्रियल रीजन है। ये ब्लैक ब्लैक चीज़ें जो है, ये सारा इंडस्ट्रियल रीजन है। मैंने बोला था ये नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका में ईस्टर्न पार्ट, ये सारा यूरोप वाला पार्ट, ईस्ट एशिया वाला पार्ट, और थोड़ा इंडिया का भी पार्ट है। फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका में भी होता है थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल रीजन। चलो अब ये इंडस्ट्री कहाँ पे लगी जाएगी, ये इंडस्ट्रियल रीजन ऐसे है ना जहाँ पे टेम्परेचर जो है टेम्परेट एरियाज हैं, सी पोर्ट है पास में और कोल फील्ड के पास में।
एक सिंपल सी बात बताऊँ मैं तुम्हें, तुम कोई भी काम जब भी करोगे जब उसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा। ये बहुत बहुत बात जो है ना कड़वी है लेकिन सच है कि तुम जो भी काम करोगे ना उसमें तुम देखोगे कि मेरा फ़ायदा क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली कि मुझे कुछ करना है देश के लिए, लोगों के लिए, लेकिन पहले अगर मुझे उसमें से कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर मैं क्यों करूँगी। ऐसी बात है यहाँ पे कि इंडस्ट्री में भी पर्सन जो है ना वहीं पे सेटअप करेगा इंडस्ट्री जहाँ पे उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदे का मतलब कि अच्छा लोकेशन है, अच्छा टेम्परेचर है, और दूसरा वहाँ पे सी पोर्ट पास में, सी पोर्ट की मैंने इंडस्ट्री लगाई ऐसी जगह पे जहाँ पे पास में मार्केट भी अवेलेबल है, मुझे वहाँ से आसानी से रॉ मटेरियल भी मिल गया है, लेबर भी कम प्राइस पे मिल गया है, फिर मुझे पावर भी अच्छी मिल रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मुझे, और पास में सी पोर्ट भी है तो मैं ट्रांसपोर्ट कर दूँगी आसानी से दूसरी कंट्री में। सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी। अब याद रखना, इंडस्ट्री की लोकेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री की लोकेशन क्या क्या मैटर है, वही चीज़ जो एक लालची इंसान है, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो कंपनी होती है उसका मालिक समझ लो, एक लालची इंसान है, उसको सारी चीज़ें उसके मुताबिक चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें चाहिए उसे, और वो उसमें बेनिफिशियल हो तो इंडस्ट्री वहाँ पे लगेगी बस। अब इंडिया की इंडस्ट्री है कुछ देख लो, मुंबई पुणे क्लस्टर में इंडस्ट्री, मतलब कि इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, इन जगहों पे इंडस्ट्रियल है हमारा एरिया। तो मुंबई पुणे क्लस्टर है, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर है, फिर गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, फिर कोल्लम थिरुवनंतपुरम, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन है। देखो मेनली ये तुमने जो भी पढ़े ना ये सारे ज़्यादा तो ओशन के पास में होंगे, सी के पास में होंगे, या फिर ऐसी जगह होंगी जहाँ पे फील्ड है, फील्ड मतलब कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल मिल रहा है इनको, ज़मीन में ज़्यादातर अवेलेबल मेरे पास कोल फील्ड है, आयरन ओर है, माइंस है जो वहाँ पे मिलेंगी, या फिर सी पोर्ट के पास में मिलेंगी, डेफिनेटली तुम नोटिस करना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में। भोपाल में एक इंडस्ट्रियल रीजन था, इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी जो पेस्टिसाइड बनाती थी, ठीक है, पेस्टिसाइड बनाती थी, और उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ये फैक्ट्री का नाम है, क्या है, यूनियन कार्बाइड एक कंपनी है जो बनाती थी पेस्टिसाइड। अब एक दिन क्या होता है, 3 दिसंबर 1984 में 12:30 बजे रात को 12:30 बजे क्या होता है, वहाँ पे लीक हो जाती है गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो गैस लीक हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। और इतनी खतरनाक गैस थी ना ये कि उस एरिया के आसपास जितने भी लोग थे ना उन सबकी कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है इंडस्ट्री में रहने वाले लोग। ये रात को हुआ मामला 12:30 बजे, ठीक है, और इसमें से एक गैस रिलीज़ हुई और गैस की वजह से करीबन इतने लोगों की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, 3,500 लगभग मान लो, ठीक है, इतने लोगों की डेथ हो चुकी है। और आज भी अगर मैं बात करूँ, ये बात कितनी पुरानी हो चुकी है, 84 की बात है, 1984 की, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कुछ अंधे हो चुके थे उस समय पे, और फिर उनको बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो गया, वो अंधे हो गए, बहुत सारी जो उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो उनसे सफ़र कर रहे हैं आज के टाइम पे भी। ऐसा हज़ार्डस सिचुएशन है इंडस्ट्रियल, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी अगर इंडस्ट्रियल में रिस्क जो होती है ना, बहुत रिस्क होता है अगर ऐसी चीज़ों से रिलेटेड काम हो रहा है तो, केमिकल से रिलेटेड काम हो रहा है तो कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्री ऐसी जगह पे लगानी चाहिए जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो होता है वो उसको सेपरेट कर रखना चाहिए इंडस्ट्रियल रीजन से, मेनली जहाँ पे कम रह रहे हो लोग वहीं पे लगानी चाहिए। दूसरा कि लोगों को अवेयर रखना चाहिए कि ऐसे सारे जो टॉक्सिन्स हैं इनके स्टोरेज, इनका हाजार्डस सब्सटेंस जो भी हम इंडस्ट्री में रख रहे हैं, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो हमें अवेयर रहना चाहिए उससे, ठीक है, कि हमारी इंडस्ट्री में हम किस चीज़ का काम करें, केमिकल का काम कर रहे हैं तो हमें उससे अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फायर वार्निंग का सेटअप होना चाहिए, फाइटिंग सिस्टम भी इम्प्रूव होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में ताकि ऐसी सिचुएशन ना हो दोबारा। और फिर स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ना, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी में हमें रखना चाहिए लिमिटेड वे में, और पॉल्यूशन कम से कम हो, ऐसा हमें इम्प्रूव करना चाहिए सिस्टम को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए। चलो, मेजर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो।
अभी भी हम देख ही चुके हैं, लेकिन फिर से देख लो। सनराइज़ इंडस्ट्री क्या है? जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है धीरे धीरे, वो उसे सनराइज़ कहते हैं। सनराइज़ क्या होता है? सूरज जब धीरे धीरे ऊपर आता है, वो मतलब ऊपर आता है मतलब कि सूरज जो था सुबह 7 बजे जो है वो उदय होता है डेफिनेटली। तो उदय होता है तो वो कैसा दिखता है? राइज कर रहा होता है धीरे धीरे, फिर दोपहर 12 बजे तक अपने छत पे आ जाता है, ठीक है, अपने ऊपर। इसी तरीके से जो धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है इंडस्ट्री, उसे सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, सनराइज इंडस्ट्री। अब वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्री देख लेते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। आईटी में आपके जितने भी फ़ोन से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सारे आईटी में आते हैं। और स्टील और आयरन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्सटाइल में सारे फाइबर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो मेजर इंडस्ट्री यही है। बाकी छोटी मोटी और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है, तुम्हें बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आयरन स्टील इंडस्ट्री जो होती है वो ज़्यादातर लोकेटेड है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया में। और टेक्सटाइल ज़्यादातर हमारे इंडिया में है, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में है। और आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादातर सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया में। फिर बेंगलोर है हमारे इंडिया का, ये आईटी सेक्टर का हब है। फिर टेक्सटाइल में इंडिया है, ताइवान है, जापान है, कोरिया है, ये सारे। और आयरन स्टील में चाइना, यूएसए, जर्मनी, जापान, रशिया, ठीक है। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री की इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये इंडस्ट्री एक फीडर इंडस्ट्री की तरह काम करती है दूसरी इंडस्ट्री के लिए। फीडर का क्या मतलब भाई? मान लो मैंने आयरन ओर निकाला देखो तुम कंफ्यूज ये मत सोचना कि ये मैम बार बार हमें आयरन ओर का ही क्यों एग्जांपल, दूसरी भी चीज़ें हैं। पर अगर आयरन और स्टील की बात हो रही है ना, इस वजह से आयरन की बात कर लेते हैं। तो आयरन ओर मैंने निकाला, ठीक है, आयरन ओर जो है मैंने निकाला और उसको मैं ले गई स्टील इंडस्ट्री में, आयरन इंडस्ट्री में, और उसको मैंने इम्प्योरिटीज़ को साफ़ किया। इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करके मैंने कुछ नट बोल्ट बनाए, ठीक है, नट बोल्ट बनाए जो शायद कार की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ आते हो, शायद वो मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ आते हो, कुछ भी चीज़ों में यूज़ आते हैं वो नट बोल्ट मैंने बनाए, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट तो बनाया ना, डेफिनेटली वो काम का तो है ना, हाँ। बट ये कहाँ पे जाएगा? दूसरी इंडस्ट्री में, जो कार बनाती होगी, जो मशीन बनाती होगी, जो बाइक बनाती होगी, जो ट्रक बनाती होंगी, ठीक है, जहाँ पे ये नट बोल्ट काम आएंगे, वो ऐसी इंडस्ट्री में जाएगा डेफिनेटली। तो ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है वो एक फीडर की तरह काम करती है कि एक इंडस्ट्री से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरी इंडस्ट्री में भी ये काम आता है, ठीक है, फीड करता है दूसरी इंडस्ट्री को भी। इसका माल वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास में नहीं जाता है, तो ये एक फीडर की तरह काम करती है। अब स्मेल्टिंग क्या होती है? स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटल को निकाला जाता है और उनको हीट किया जाता है बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट। अरे यार, आयरन ओर था और उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ थी। मान लो कोई दूसरे मेटल्स भी उसमें मिक्स हों, दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं, और उनको फिर मैंने मेल्ट किया बहुत ही हाई टेम्परेचर। मेल्ट करने के बाद में उसको अलग किया, प्योर आयरन को मैंने निकाल लिया, इतना सा निकला मेरे पास में। अब इस आयरन से कुछ बनेगा, उसे स्मेल्टिंग कहा जाता है, बस, है ना, फालतू डिस्कशन में नहीं घुसना है हमें। अब स्टील को बैकबोन भी कहा जाता है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन। हाँ, बस बैकबोन मतलब कि हर जगह मान लो कुछ भी तुम यूज़ कर रहे होंगे ना घर में, छोटी से छोटी चीज़, उसमें भी आयरन और स्टील का कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। आयरन और स्टील का कुछ ना कुछ तो होगा ही सही, इस वजह से इसे बैकबोन कहा जाता है। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। अब तुम कोई भी मशीन, भले ही वो कॉटन की टेक्सटाइल है, भले ही वो आपकी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री, सब में क्या लग रही है? मशीन। और मशीन कैसे बन रही है? या तो आयरन की होगी या स्टील की होगी। हमारा एक छोटे से छोटे पिन जो होता है, सुई जो होती है, वो भी आपकी स्टील से बनी हुई होती है। तो ये बैकबोन है, अगर ये नहीं होगी ना तो कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएंगी। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब क्योंकि ये शिप में, ट्रेन में, ट्रक में, ऑटो में, सब जगह स्टील का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हर चीज़ में। तो इस वजह से स्टील और इसका जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंस है। 1800 AD के पहले क्या था ना, 1800 AD, ठीक है, अभी भी AD है, नो डोमिनी, बट 1800 के पहले क्या था कि आयरन स्टील इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है जहाँ पे वाटर इजी अवेलेबल हो जाए, पावर इजीली अवेलेबल हो जाए, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। बट बाद में जो है वो इसका जो लोकेशन का जो आइडिया था वो बदला और ये ज़्यादातर वहाँ पे लगने लगी जहाँ पे कोल फील्ड थे। लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते थे। आज तो हमारे पास में बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमें कैपिटल भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सब कुछ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। उस समय पे सिर्फ लोग 3 चीज़ों पे ध्यान देते थे कि रॉ मटेरियल मिल जाए, हमें पावर मिल जाए और वाटर मिल जाए, बस। बट बाद में क्या होता है कि ये जो आयरन इंडस्ट्री थी ये
कोशिश करने लगे कि हम हमारे जो फील्ड लगे हुए हैं जहाँ पे हमें मिल रहा है आयरन ओर मिल रहा है, कोल मिल रहा है, जो भी चीज़ें हम मिल रही है वहीं पे हम इंडस्ट्री लगा लें तो आसानी होगी हमें ट्रांसपोर्टेशन में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगी और यही यहाँ पे बताया जा रहा है। वर्ल्ड के मेजर आयरन ओर एरियाज़ हैं वो ब्लैक डॉट में आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जहाँ पे आयरन ओर ज़्यादा मिलता है, ये इंडिया में भी झारखंड वाला एरिया होगा शायद, हाँ डेफिनेटली। और जापान है, थोड़ा चाइना का पार्ट है, इधर यूरोप आ गया, इधर नॉर्थ अमेरिका है, थोड़ा सा ब्राज़ील वाला एरिया है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह मिलता है आयरन ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर इंडिया के, याद रखना बेटा, याद रखना, ये आ सकते हैं। स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इंडिया के भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सारे जो हैं 4 स्टेट में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। फिर भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम, सालेम, ये भी इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे स्टील हमें मिलता है, मतलब धरती में अंदर जो है ना हमें मिलता है, इसको हम माइन करते हैं, निकालते हैं और ये हमें मिलता है। चलो कहाँ कहाँ पे मिलता है वो भी हम देख चुके हैं। जमशेदपुर, जमशेदपुर में क्या है भाई खास जो इसका यहाँ पे मेंशन मिला है, 1947 के पहले सिर्फ आयरन और स्टील प्लांट लगा हुआ था एक, पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही था, हमारे इंडिया में पूरी कंट्री में एक ही स्टील प्लांट था। वो किसका था? टाटा का, टिस्को नाम था जिसका, टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड, एक ही कंपनी थी, वो भी हमारी आज़ादी से पहले पूरी इंडिया में, टिस्को नाम था जिसका। और ये स्टार्ट हुई थी 1907 में साक्षी में। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? 1907 में हुई थी, साक्षी में हुई थी। और साक्षी जो है ना वो जगह है नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुवर्णरेखा और करकई, झारखंड। झारखंड में ये साक्षी जो है वो एक जगह है, बट अभी इसका नाम जो जमशेदपुर पड़ गया है, ठीक हो, इसको रीनेम कर दिया जमशेदपुर के नाम से, पहले इसका नाम साक्षी था। और टाटा ने पहली बार सेटअप की थी इस फैक्ट्री इंडस्ट्री को, कंपनी को, आयरन और स्टील की, ठीक है, जिसका नाम था टिस्को, ये बताया जा रहा है। फिर बाद में धीरे धीरे तो हमारे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और स्टील सेंटर जो है अलग अलग बनने लग गए, लेकिन जमशेदपुर आज भी हमारा स्टील के लिए एक पूरी इन कंट्री का सेंटर है, ठीक है, आयरन और स्टील सेंटर है जमशेदपुर। अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ, बाकी तुम कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पिट्सबर्ग भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है, जो कि यूएस में है, यूएसए अमेरिका में है। स्टील सिटी भी इसे कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है पिट्सबर्ग, ठीक है, पिट्सबर्ग। दिया गया है, इसकी कुछ रिवर्स हैं जैसे ओहियो, मोनोगेला, एलेगिनी, ये सारी रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी याद रखना। वाटर सप्लाई आसानी से प्रोवाइड करवा देती हैं और सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टील प्लांट लगा हुआ है, मतलब लेबर भी होगा, कैपिटल भी होगा, पावर भी होगी। वही यार, जहाँ पे भी ये दिख रहा है ना एग्जाम्पल, जमशेदपुर है या फिर ये पिट्सबर्ग है, सब जगह ये फैक्टर जो ना वो प्रेजेंट होंगे ही सही, तभी ये यहाँ पे लगी हुई हैं फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़, जो भी तुम कह लो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। कुछ लेक्स के नाम दिए गए हैं, ग्रेट लेक सुपीरियर है, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी। लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट लेक है इन 5 लेकों में से, जो 5 लेक मैंने बताया ना, ये इनमें से सबसे बड़ा लेक है आपका लेक सुपीरियर, ठीक है। और ये लेक्स याद रखना कहाँ पे है, ये भी ढूंढना गूगल पे, प्लीज़ डू सर्च। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट कर दिया करो यार। चलो धन्यवाद, कोई बात नहीं।